हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। पहले बच्चों, इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना बताए थे। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरीके से सिद्ध करते हैं। पहली बात यह है कि अवतल दर्पण सिद्ध करने के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप लोग को देख के कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या आप लोग को रटने की जरूरत पड़ा, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। पहले बच्चों, मैंने सबसे पहले कहा था कि इस जो अवतल दर्पण क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं 15 मिनट 20 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि बेसिक बताने के चक्कर में हमने उस वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया, 44 मिनट 45 मिनट का बन गया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये वाला वीडियो जो है बहुत ही कम समय में बन जाएगा, इसमें मैं दोबारा बेसिक को नहीं बताऊंगा, इसमें सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा और उसको मैं सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहाना नहीं करना है, एक क्वेश्चन सीख लिया दूसरा क्वेश्चन में नहीं आना है, बिल्कुल आना है। दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाना है और अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं, इसमें कलम, काफी और आपका दिमाग थोड़ा सा ऑन रखिए, दिमाग को थोड़ा सा ऑन रखिए, उसके बाद समझिए और समझने के बाद फिर उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद अपना टेस्ट देते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। सबसे पहली बात हमने उसमें भी बताया था कि दर्पण सूत्र होता क्या है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध करें, परीक्षा में यह पक्का आएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमेशा सिद्ध करने के लिए आता है, या तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए आएगा या फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस बार जो आपको 2025-26 में जो क्वेश्चन गया है, 2026 में मेरे ख्याल से ना ही अवतल दर्पण में पूछा है ना ही उत्तल दर्पण में पूछा है। तो ये आप अपना कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए कि इसमें सिद्ध करने के लिए 2027 में गारंटी के साथ आएगा और ये 5 नंबर के साथ आएगा और 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशन शायरी है जो मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूँ, इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो बहाना इस बार चलने नहीं देंगे, इसलिए हमने एक शायरी लेकर आए हैं। तो वह नहीं जो फेल हो जाए, क्या बता रहा है कि कमजोर वह नहीं जो फेल हो जाए। आप अगर कोई कमजोर हो तो उसे कमजोर मत समझिए, कोई अगर फेल हो रहा है तो उसे कमजोर नहीं समझना है। कमजोर वह है जो दोबारा उठने की हिम्मत छोड़ दे। आप एक बार अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे तो दोबारा देखिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है दोबारा लिखिए, लेकिन उठना छोड़ दो उसे क्या कहते हैं, कमजोर कहते हैं। आप कोशिश करना छोड़ दोगे तो वो सबसे बड़ा और सबसे मेन कमजोर वही है जो दोबारा कोशिश करना छोड़ दे। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरा मिसरा, गिरकर संभलने वाले ही जीत लिखते हैं और रुकने वाले सिर्फ बहाना लिखते हैं, मेरे को बहाना ही बनाते हैं। तो आज आप लोग को बहाना बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना है और ईमानदारी के साथ पूरे एंड तक वीडियो को देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और अगर और ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि उसका भी भला हो जाए, है ना। अकेले भला नहीं होना चाहिए मेरा भाई, सबका भला करना चाहिए। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात हमने जैसे बताया कि इसमें उत्तल दर्पण में सिद्ध करना बताएंगे। उत्तल दर्पण होता कैसे है हम सबसे पहले ये बता देते हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तन सतह उभरा हुआ रहे उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में इस तरफ पेंट क्या हुआ रहता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इस तरीके से इसका परावर्तन सतह क्या रहता है मेरा भाई, उभरा हुआ रहता है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसका परावर्तन सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। उसको अंदर वाले जो सतह रहता है उसमें क्या रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। तो अंदर वाले सतह में क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया। अब आते हैं इसका एक प्रधान अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष बिल्कुल कैसा रहता है, सीधा रहता है। तो मैं एक प्रधान अक्ष यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ और इसके बाद इसका क्या करता हूँ, बिल्कुल सीधे तरीके से यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका प्रधान अक्ष हो गया। तो मेरा भाई जब ये तुम्हारा प्रधान अक्ष रहता है तो जो बीचों बीच में से दर्पण को काटता है उसके पास क्या रहता है, ध्रुव रहता है। क्या रहता है, ध्रुव रहता है। यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ध्रुव बनेगा। कि आप लोग को मालूम है यहाँ पे दर्पण के बिल्कुल जहां से इसका प्रधान अक्ष गुजरता है वहां पे इसको क्या बन जाएगा, ध्रुव बन जाएगा। अब ध्रुव के जस्ट बगल में मैं इसका क्या करता हूँ, आप लोग को मालूम होगा कि अवतल दर्पण में जो इसकी फोकस रहता है, अवतल दर्पण में फोकस क्या रहता है मेरा भाई, ऋणात्मक रहता है। उत्तल दर्पण में फोकस क्या रहता है, धनात्मक रहता है। अवतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सामने भी बनता है पीछे भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के दाएं तरफ बन जाए, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के दाएं तरफ बन जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। जो प्रतिबिंब दर्पण के बाएं तरफ रह जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि जब ये तुम्हारा दर्पण है, दर्पण जब यहाँ पे है तो हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे। पहले भी बताए थे आज भी बता रहे हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा पी है, यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव और अनंत के बीच में मैं एक दर्पण रखता हूँ, ध्रुव और अनंत, सॉरी ध्रुव और अनंत के बीच में मैं एक वस्तु को रखता हूं,
ध्रुव और अनंत के बीच में मैंने क्या रखा है, एक दर्पण, एक क्या रखें, वस्तु रखें। इस वस्तु को अगर हम लेके जाएंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि हर वस्तु से कितने रेखा निकलते हैं, 2 रेखा निकलते हैं। कितने रेखा निकलते हैं, 2 रेखा निकलते हैं। यहाँ से मगर अगर मैं एक रेखा निकल लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं अगर एक रेखा लेके जाता हूँ, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके जब एक रेखा मिलेगा तो मेरा भाई जी इसमें निकलने के बाद क्या बनेगा, ये रेखा परावर्तन का पथ किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, परावर्तन का पथ किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये वस्तु है, वस्तु से कोई किरण गया, समांतर गया, जाने के बाद किधर मुड़ जाएगा, परावर्तन के बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा, ये वस्तु का नाम हम रख देते हैं, वस्तु का नाम क्या रखते हैं मेरा भाई, वस्तु का नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ये, और इसका नाम रखते हैं बी। ठीक है, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। यहां से एक समांतर किरण गया और जाने के बाद कहां मुड़ गया, उधर मुड़ गया। ठीक है, तो यहां से जो एक काल्पनिक रेखा जाएगा, यहां से जो एक काल्पनिक रेखा जाएगा, वहां पे इसका क्या बनेगा, वहीं पे इसका क्या बन जाएगा मेरा भाई, वहीं पे बन जाएगा इसका फोकस, वहीं पे क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा फोकस बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, फोकस बन गया। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जैसे कोई भी वस्तु रहता है, जब कोई वस्तु रहता है तो एक किरण जाता है समांतर, एक क्या जाता है, एक समांतर किरण जाता है। दूसरा किरण जो जाता है मेरा भाई, दूसरा किरण कहाँ पे जाता है, केंद्र से होते हुए जाता है। कहाँ से जाता है, केंद्र से होते हुए जाता है। तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा केंद्र कहाँ है। देखिए, एक किरण जब भी जाएगा तो फोकस से होते हुए गुजरेगा, एक किरण जब भी जाएगा तो फोकस से होते हुए गुजरेगा। दूसरा किरण जो जाएगा केंद्र से जाएगा और केंद्र से ही आएगा। ध्यान रही, बताए थे ना, बोलना नहीं है। चलिए, तो दूसरा जो किरण है मेरा, दूसरा किरण यहां से जाएगा, बिल्कुल अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं मान लेता हूं मेरा किरण कहाँ पे है, मेरा केंद्र यहाँ पे है, तो ये जो किरण दूसरी बार आएगा बिल्कुल केंद्र के समांतर जाएगा। किसके समांतर जाएगा, केंद्र के समांतर जाएगा। तो मैं एक किरण खींचता हूँ, बिल्कुल केंद्र के समांतर चला जाता है। ठीक है, किसके समांतर चला गया, केंद्र के समांतर चला गया। पहला किरण कहां से जाएगा, बिल्कुल समांतर जाएगा। समांतर होने के बाद वो कहां से निकलेगा, फोकस से होते हुए निकलेगा। दूसरा किरण जो जाएगा, दूसरा किरण कहां से जाएगा, केंद्र से होते हुए जाएगा। दूसरा किरण कहां से जाएगा, बिल्कुल केंद्र से होते हुए जाएगा, और केंद्र से होते हुए आ जाएगा। ये हमारा दूसरा किरण हो गया। तीसरा किरण जो जाएगा वस्तु से, मेरा भाई कौन है रे, काम करता है क्या, तीसरा किरण जो है, तीसरा किरण हमेशा ध्रुव से होते हुए जाएगा, ध्रुव से होते हुए जाएगा और यहां से जाते हुए मुड़ जाएगा। गड़बड़ कहां होता है रे, ये ध्रुव पे आएगा, ठीक है, और यहां से होने के बाद ये फिर इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं इस बात को मानूं कि यहां से कोई किरण आया और यहां से चला गया, ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है, तो इसके बाद जो एक किरण काल्पनिक रेखा में होती हुई जाएगी, जिस जगह पे कटेगा, जिस किरण को काटेगा वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक यहाँ से अगर मैं एक रेखा को मानता हूँ तो ये रेखा कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल इसके समांतर आएगा, आने के बाद कहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ जो मिलने का कार्य हुआ, यहाँ पे देखिए इस रेखा को क्या क्या है, प्रतिच्छेद किया है। तो जहां पे जाके ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे मेरा इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे इसका क्या बन गया मेरा भाई, यहाँ पे इसका बन गया प्रतिबिंब, यहाँ पे इसका क्या बन गया, यहाँ पे इसका बन गया है प्रतिबिंब। यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वस्तु का नाम क्या रखा था, ए बी रखे थे। यहाँ पे अगर मैं वस्तु का नाम ए और बी रखे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब में क्या बनेगा, वही नाम ना आएगा, वही नाम ना आएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ए डेज रखेंगे। क्या रखेंगे इसका नाम, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं मेरा भाई ए डेज, ए डेज बी डेज, ए डेज बी डेज, इसका नाम क्या रख देते हैं, ए डेज बी डेज। ठीक है, अगर मैं इस वस्तु का नाम ए भी रखता हूं तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डेज बी डेज बनेगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे मेन तरीका यह है मेरा भाई, जो भी चीज हमने यहाँ पे किया, जो भी चीज हमने यहाँ पे किया उसका क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद करके लिखना नहीं है, जो जो चीज हमने यहाँ पे किया उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं इस दर्पण को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे एम मान लेता हूँ, इसको एम डेज मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, दर्पण को क्या मान लिया हमने, एम और एम डेज मान लिया। ठीक है, चलिए इसको मैं अब कोने पे करता हूँ, इसका मैं वर्णन कर दूंगा अभी। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दूं तो अच्छा रहेगा, दिखाई दे रहा है आप लोग को।
वर्णन। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या माना था, हमने यहाँ पे क्या माना था, एम और एम डेज को क्या माने हैं, एक दर्पण माने हैं। एम और एम डेज को क्या माने हैं मेरा भाई, एक दर्पण माने हैं। तो वही चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, वही चीज का क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माना, माना एम एम डेज एक उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। जिसका ध्रुव पी है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है। ए भी एक वस्तु है, ए भी एक ए भी एक क्या है, वस्तु है। अगर ए भी एक वस्तु है तो कहाँ पे स्थित है, ए भी कहाँ पे स्थित है मेरा भाई, ए भी कहाँ पे स्थित है, ए भी अगर एक वस्तु है तो ए भी को हमने कहाँ पर रखा था, ध्रुव और अनंत के बीच में रखे। अब यहाँ पे अब कितना भी दूर चला जाइएगा इसका अनंत रहेगा, क्या रहेगा, ये अनंत रहेगा। तो हमने ए बी को कहाँ पे रखा, वस्तु को कहाँ पे रखे थे, ध्रुव और अनंत के बीच रहे, जो कि वस्तु है, जो ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है, अनंत के बीच है। ठीक है, अनंत के बीच है। अब दूसरा पॉइंट, सबसे पहली बात, अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर रख दिया हूं, इस वस्तु का स्थान भी दर्शा दिया हूं, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या किया था, तीसरा पॉइंट हमने सबसे पहले क्या था भाई, यहां से एक समांतर किरण लेके गए थे, उसके बाद फिर यहां से एक केंद्र की तरफ किरण लेके गए थे, फिर उसके बाद एक ध्रुव की तरफ किरण लेके गए थे, उसके बाद जो हमारा प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब कहां पे बना था, प्रतिबिंब मेरा भाई, प्रतिबिंब यहाँ पे मेरा फोकस और ध्रुव के बीच बना था, प्रतिबिंब कहां पे बना था, फोकस और ध्रुव के बीच बना था। फिर जो है, फिर इसका जो प्रतिबिंब है बीच है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका क्या है, प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस फोकस तथा जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस तथा फोकस तथा ध्रुव के बीच ए डेज बी डेज है। अब जैसे देखिएगा, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है मेरा भाई, ये प्रतिबिंब कहाँ पे है, फोकस तथा ध्रुव के बीच ए डेज बी डेज बना है, बना है, जैसा आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है, वही चीज ले लेंगे, जैसा कि चित्र में, जैसा कि चित्र में जैसा कि चित्र में दिखता है, कहाँ पे दिखता है, जैसा कि चित्र में दिखता है। बस हो गया, बस यहीं तक लिखना है, क्या लिखना है, यहीं तक लिखना है। इसका क्या हो गया, वर्णन हो गया। अब पहले पॉइंट और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। अब वही तो है, हमें यही ना सिद्ध करना है, ये वर्णन कर दिए। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको चार त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, चार त्रिभुज लेना है। वो चार त्रिभुज कहाँ से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ए बी सी, क्या है, ए बी सी, और ए डेज बी डेज सी। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कलम से रंग दूं, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से ए बी, और यहाँ से एक कलम जाएगा, यहाँ से टेढ़ा कहीं हो गया, यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक,
ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ पे एक किरण देखिएगा आप, यहाँ पे एक किरण देख लीजिएगा, यहाँ पे एक किरण देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए डेज बी डेज सी, यहाँ पे क्या है, ए डेज बी डेज सी, दो त्रिभुज मिल गया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, दो त्रिभुज का काम करेंगे, उसके बाद फिर दो त्रिभुज हम अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज का हम लोग क्या बना देंगे, समरूप बना देंगे। और जैसे ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, उसके आधार और लंब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ए बी सी और ए डेज बी डेज सी को हम लोग क्या करते हैं, समरूप करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या मानते हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं। वो दो त्रिभुज को क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। और जैसे ही वो समरूप हो जाएगा तो उसका लंब बटा लंब और आधार बटा आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे उससे पहले बता चुके हैं मेरा भाई। तो यहाँ पे एक मैं त्रिभुज लेता हूँ जिसका नाम है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डेज बी डेज सी में। अब अगर मैं दो त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी और ए डेज बी डेज सी में, ठीक है, ए बी सी और ए डेज बी डेज सी में। अब यहाँ तो दो त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। दोनों त्रिभुज में क्या लेते हैं, दो कॉमन लेते हैं। अगर हमारा दो कॉमन मिल जाएगा मेरा भाई, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कह देंगे। समरूप कहने के लिए सिर्फ दो चीज कॉमन होना जरूरी है। अब दो चीज कहाँ पे मिलेगा आपको, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी ए डेज बी डेज सी। ए बी सी में आप देखिए कि ए बी सी में ये वाला कौन जो है मेरा, कौन वाला कौन मेरा भाई, ये वाला कौन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ये वाला कौन है। और यहाँ पे जो छोटा करके देख रहे हैं ये वाला, साइलेंट रहिएगा, ठीक। यहाँ पे जो ये वाला कौन है, ये क्या रहेगा, ये भी हमारा समकोण रहेगा, नहीं समझे। कोण ए और यहाँ पे एक दोनों कोण क्या है, बराबर है। दोनों कोण मेरा क्या रहेगा, समकोण रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर कोण ए डेज, कोण ए कोण ए डेज, अरे ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए वाला त्रिभुज ले लिया और ये वाला त्रिभुज ले लिया। दोनों त्रिभुज में अगर मैं कॉमन देखता हूँ तो दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कोण ए आ रहा है और यहाँ पे कोण ए आ रहा है। दोनों कोण को जब हम कॉमन करते हैं तो इसमें क्या आता है कि ये समकोण है, क्या है ये, अच्छा यहाँ पे मिट गया, सॉरी बाबू, यहाँ पे मैं ए डेज लिखता हूँ। ये दोनों क्या है, समकोण है। अगर कोई पूछ लेगा कि कोण ए बराबर कोण ए डेज जो तुमने बराबर किया ये किस द्वारा किए हैं, तो ये समकोण के द्वारा किए है ना। ठीक है। अब दूसरा चीज हमको कॉमन करना है, देखिए मेरा भाई, यहाँ पे मैंने कोण ये बराबर कर दिया, यहाँ पे मैंने इस कोण को बराबर कर दिया। अगर हमें कोई और दूसरा चीज मिल जाए कि दोनों चीज हमने बराबर कर दिया, दोनों चीज में से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो हमें समकोण ही करना है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि ए बी सी, इसमें सी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी आपका सी आ रहा है, क्या ये मिटेगा, अच्छा ये तो मिटता ही नहीं है मेरा भाई, ये तो मिटता ही नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ ए बी सी, क्या है ये ए बी सी, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि ए डेज बी डेज सी, दोनों कोण में क्या हमारा सी आ रहा है, क्या दोनों त्रिभुज में सी आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में जब तुम्हारा सी कोण आएगा तो कौन सी बराबर कौन सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज में कोई एक चीज दोनों त्रिभुज में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से घेर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कोण सी, क्या है, कौन सी, तो क्या कौन सी आपके एबीसी में भी है, क्या कौन सी आपके एडीएस बीडीसी में है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कौन सी बराबर कौन सी, ये कौन सा कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, कौन सा कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। यहाँ पे कौन सी बराबर कौन सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा। ठीक है, समझने से खेल है, आप सिर्फ और सिर्फ एक चित्र को बना लीजिए और बनाने के बाद उसी को सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा। आपको बिल्कुल रटना नहीं है कि कौन सी कहाँ से आया, कौन ये कहाँ से आया, क्योंकि आपके सामने ये रखा हुआ है। जब रखा हुआ तो देखने में कौन सी बुराई है, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक, उतना तो भरोसा है हमको। अब यहाँ पे देखिए आप कि कौन है और कौन सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या इसमें दोनों कौन बराबर है, बोलो, दोनों कौन बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जब इसमें दोनों कौन बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है मेरा, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। त्रिभुज जो है मेरा, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डेज बी डेज सी में। हमारा क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी जो है ए डेज बी डेज सी में क्या हो गया, ये
क्या हो गया, ये समरूप हो गया। और जैसे ही ये समरूप हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज का आधार बटा आधार और लंब बटा लंब क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। आप लोग को मालूम है कि इससे पहले हमने बता चुके हैं, दोबारा इसको सिद्ध करना नहीं सिखाएंगे, है ना। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको बराबर कर दिया हूँ, है ना, अगर मैं इसको बराबर कर दिया हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी है, वो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार मानते हैं। तो क्या यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे भी ये भी है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी ये भी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी बट्टा में, ए बी बट्टा में ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, देखिए ए डेज बी डेज, ए डेज बी डेज, क्या ये बराबर है, क्या दोनों आधार है। अब आते हैं इसके लंब पे। मेरे भाई जब मैं इस लंब को देखता हूं तो लंब पे देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है, सी है, क्या है ये, सी है। तो ए सी एबीसी वाला त्रिभुज है। और अगर मैं देखता हूं कि ए डेज बी डेज सी में भी एसी है, एबीसी वाला में भी एसी है और ए डेज बी डेज सी वाला में भी एसी है। आप यहां से ध्यान से समझ लीजिए मेरा बात, है ना। अगर मैं इस त्रिभुज को मैं ऐसा करके लिखता हूं, है ना, इतना बड़ा एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और, अच्छा ये उल्टा हो गया, यहाँ पे नीचे है वो, है ना। तो यहाँ पे आएगा ए डेज बी डेज, यहाँ पे क्या आएगा, ए डेज बी डेज सी। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ए बी बटा ए बी, क्या दोनों बराबर, इसका ए सी बट्टा में ए डेज सी, ए सी बट्टा में ए डेज सी, इसका जो ए सी है ए डेज सी के बराबर है, ये भी आधार है और ये भी आधार है, दोनों आधार क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको क्या मान लेता हूं, समीकरण एक मान लेता हूं, समीकरण, इसको जो है समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण एक मिल गया। हमें सिद्ध करने के लिए समीकरण दो की जरूरत पड़ता है। अब समीकरण दो कैसे आएगा, जैसे मैंने इसको सिद्ध किया, मैंने इसको सिद्ध कैसे किया, सबसे पहली बात ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लिया, उसके बाद फिर छोटा वाला त्रिभुज लिया। और अगर हमको दो त्रिभुज मिल जाए तो दो त्रिभुज में से क्या हम एक समीकरण नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल निकलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि दो त्रिभुज को और खोजता हूँ, दो त्रिभुज कहाँ पे छिपा हुआ है, कहाँ पे छिपा हुआ है भाई, मेरे दो त्रिभुज यहाँ पे छिपा हुआ है। अगर मैं इसको एक त्रिभुज मान लेता हूँ, इसको एक त्रिभुज मानता हूँ, इसको दूसरा त्रिभुज मानता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे शायद देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसा करके है, यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसा करके है, ठीक है, पे निकाल लिया, ठीक है। अब दो त्रिभुज क्या निकलेगा कि ए बी पी, क्या निकला मेरा भाई, ए बी पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी पी निकालेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डेज बी डेज पी में, ए बी पी तथा ए डेज बी डेज पी, हमने दो त्रिभुज निकाल लिया। दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि हमने दो त्रिभुज को बिल्कुल बड़ी आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया, एक समीकरण निकल गया। अभी क्या करेंगे कि दो त्रिभुज यहाँ से निकालेंगे और निकालेंगे तो फिर इसका क्या निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। बस इतना से ही करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा सा घुमा फिरा करो, उसका बेहतरीन तरीके से खाली अंदाज में पढ़ो, है ना, थोड़ा सा दिमाग को खोल के पढ़ना है। कई बार ये होता है कि आप लोग का दिमाग बन रहता है, ठीक है। अब देखो एबीपी तथा ए डेज बी डेज बी, एबीपी में देखो यहाँ पे इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा भाई, यहाँ पे कोण ए जो है, यहाँ पे कोण इस ए के बराबर नहीं है, क्या इस कोण, यही कोण के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, बराबर होना भी चाहिए। तो ये तुम्हारा बराबर कैसे हो गया, क्योंकि ये समकोण है, क्योंकि क्या है, समकोण है। तो कोण ए बराबर क्या, ये कोण ए बराबर कोण ए डेज, कहां से मिल गया हमको, ये क्या है मेरा भाई, ये तुम्हारा समकोण है, ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, समकोण है। अब क्या करना है कि सिर्फ एक कोण को लेकर आना है, एक कोण तो हमें मिल गया, दूसरा कोण अगर हमको मिल जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या ध्रुव है, यहाँ पे देखिए क्या है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा या फिर थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा, है ना। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। आपको मालूम है कि यहाँ से किरण गया, यहाँ से किरण गया, इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से जो एक किरण लौटा, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो मेरा भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में दो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण के कोण को क्या कहते हैं, कोण आई, परावर्तित किरण के कोण को क्या कहते हैं, छोटी आर, क्या कहते हैं, आर। तो कोण आई बराबर कोण आर, दोनों क्या है, बराबर है। तुमको इस बात का मालूम होना चाहिए
तुमको इस बात का मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कौन आर बराबर कौन, यहाँ पे जैसे कौन बनेगा। चले मैं यहाँ पे स्थित करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं चूंकि कौन आई बराबर कौन आर, ठीक। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि कौन आई बराबर क्या है, कौन आर है, कौन आई बराबर क्या है, कौन आर है। लेकिन अगर मैं इस कोण को मान लेता हूँ, ये वाला कोण को हम पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे मैं इसको क्यों मान लेता, कोई भी चीज मान लेता हूँ, तो ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कौन आर बराबर कौन पी, कौन आर बराबर कौन पी। यहाँ पे देखिए पी भी है, ठीक है। तो कौन आर बराबर कौन पी, ये क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा मेरा भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई एक रेखा ऐसे लेकर आता हूँ और यहाँ से कोई रेखा जा रहा है और यहाँ से कोई रेखा जा रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। सेम इसी प्रकार से है, यहाँ पे कोण आर है, यहाँ पे कोण पी के बराबर तो हो ही जाएगा ना। तो जैसे हमको मालूम चला कि ये वाला कोण जो है कौन आर बराबर कौन पी है, आप यहाँ पे बताइए कि आर बराबर जब आई है और आर बराबर जब पी है, तो पी बराबर आई नहीं होगा, नहीं समझे। यहाँ पे देखिए कि आर बराबर आई है और यहाँ पे आर बराबर पी है, तो पी बराबर आई हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि कौन आई बराबर कौन पी, ठीक है। ये बराबर है, क्या है, ये बराबर है। अगर मैं इसका बारे में बताऊं तो ये क्या है, परावर्तन नियम से है। ये किस नियम से है, परावर्तन नियम से है। अगर मैं बताऊं कि कौन आई बराबर कौन आर कहां से आया, तो ये परावर्तन नियम से आया। कौन आर बराबर कौन पी कहां से आया, शीर्षाभिमुख कोण से आया। जब इन दोनों कोण को हमने बराबर किया तो कौन आई बराबर कौन पी कहां से आया, ये बराबर हो गया दोनों समीकरण से, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि कौन ए बराबर कौन ए डेज, फिर क्या कह रहा है कि कौन आई बराबर कौन पी, कौन आई बराबर कौन पी। क्या ये दोनों कोण बराबर है, तो जब हमारा दो कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है तुम्हारा मेरा भाई, त्रिभुज जो है अरे त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या है, ए बी पी सर्वक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए डेज बी डेज पी में। ये क्या हो गया, सर्वक्षम हो गया। और जब ही ये तुम्हारा सर्वक्षम हो जाएगा तब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि आधार बट्टे में आधार और लंब बट्टे में लंब कर सकते हैं। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा आधार नहीं है, ए बी क्या है, आधार है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा में यहाँ का आधार देखोगे ए डेज बी डेज है, क्या है इसका, ए डेज बी डेज है। एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार देखिएगा, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसका अगर मैं लंब निकालता हूँ, इसका आधार निकालता हूँ मेरा भाई, तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एपी है, क्या है, एपी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपी। फिर अगर इसके बट्टे में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, ए डेज पी है, क्या है यहाँ पे, ए डेज पी है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसका आधार ए बी बट्टा में ए डेज बी। अगर मैं इसका लंब लिखूंगा तो ये पी बट्टा में ए डेज पी, दोनों का लंब है ना। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। इसे क्या मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 हमें मिल गया और समीकरण 2 हमें मिल गया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो समझ लो कि क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब इसका खेल, असली खेल शुरू होता है मेरा भाई। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब क्या करता हूं कि मैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हूं मैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करता हूं कि इसका समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसका एक कर लेता हूं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर दूं, यहाँ पे अगर मैं कर देता हूं, ठीक है। जब ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कहाँ पे है, कहाँ पे है। समीकरण 1 को तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब तुम देखोगे कि ए बी बट्टा में ए डेज बी डेज भी, ए बी बट्टा में ए डेज बी डेज, यहाँ पे भी जब तुम देखोगे कि ए बी बट्टा में ए डेज बी डेज,
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो कि क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या दोनों का बाएं तरफ वाला बराबर है। जब दोनों का बाएं तरफ वाला बराबर है तो दोनों का दाएं तरफ वाला क्या बराबर नहीं हो सकता है। नहीं तो समझा नहीं, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे अभी ध्यान से देखो कि यहाँ पे ए बी बट्टे में ए डेज बी डेज है। यहाँ पे देखो कि ए बी बट्टे में ए डेज बी डेज है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए सी बट्टा में ए डेज सी, ए सी बट्टा में ए सी बट्टा में ए डेज सी। फिर इसका अगर दाएं तरफ देखता हूं तो यहाँ पे लिखा है कि ए पी बट्टा में ए डेज बी, ए पी बट्टा में ए डेज बी। भाई मेरे हो या ए डेज बी क्या है, नहीं मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिपाटी करेंगे। क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिपाटी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दूसरा पेज लेकर आ जाते हैं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाएगा है ना, फिर इसको उतारने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एसी बट्टा में एडीएस सी, एसी बट्टा में एडीएस सी और एपी बट्टा में एडीएस बी। ठीक, यहाँ पे मैं उसी सूत्र को लिखता हूँ कि एसी बट्टा में एडीएस सी बराबर में क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए एपी बट्टा में एडीएस बी, एपी बट्टा में एडीएस बी। तो यहाँ पे है एपी बट्टा में एडीएस बी। कोई दिक्कत, ये समीकरण हमको यहाँ से मिल गया। कहाँ से मिल गया कि एसी बट्टा में एडीएस सी और एपी बट्टा में एडीएस बी, एपी बट्टा में एडीएस बी। इसका आज हम क्या करेंगे, तो ये वाला सूत्र लिखे थे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, क्या इसका एसी का मान ऐसे लिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एसी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एसी है। अगर मैं एसी को ऐसे लिख देता हूँ, इस एसी को अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, ये है। एसी के बीच में क्या यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पी लिखता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इस एसी को मैं एसी की जगह पे ना लिखूं, क्योंकि मैं अपने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हमको दूरी नापना है तो दूरी नापने के लिए हमको ध्रुव का मालूम होना जरूरी है। उसमें लॉक क्या था, लेंस, लेंस को लॉक करो। यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान के देना है, हमें एसी निकालना है। क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या मैं इस एसी को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एपी जोड़ पीसी कर दूं तो क्या हमारा पूरा एसी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी किसी की दूरी नापते हैं दर्पण में, जब भी किसी चीज का दूरी निकालेंगे तो हम कहां से नापेंगे, हम सबसे पहले ध्रुव से नापेंगे। क्या से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से नापने के लिए ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से लेकर पी तक की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से ध्रुव से लेकर ए तक की दूरी निकालेंगे, तो क्या हमारा एसी की दूरी नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा भाई, एसी की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, एपी प्लस पीसी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है, ए डेज सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए डेज सी लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकलना है तो सबसे पहले हमें नापना कहाँ से होगा, पी से लेकर सी तक की दूरी मालूम होना चाहिए, पी से लेकर सी तक की दूरी। यहाँ से पी है और यहाँ पे सी है, इन दोनों की दूरी यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा क्या है, ए डेज है, यहाँ पे क्या है, ए डेज है। हमें क्या चाहिए कि ए से लेकर सी तक की दूरी निकलना है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इस पूरे पीसी में से, अगर मैं इस पूरे पीसी में से इस ए डेज पी को घटा दूं, यहां से लेकर यहां तक दूरी सबसे पहले निकाल लूंगा, और निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, पी से लेकर ए डेज तक की दूरी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए डेज सी बचेगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि पी सी माइनस में ए डेज पी, क्या रहा है, माइनस में ए डेज पी। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, पी सी माइनस में ए डेज माइनस में ए डेज पी बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ए पी है, क्या है मेरा भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा ए पी, क्या है, ए पी है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए पी है। तो हमने बताया था कि दूरी नापने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, पी से होना चाहिए। ये तो ऑटोमेटिक पी से है ना,
कोई भी चीज जब ऑटोमेटिक पी से रहेगा तो उसको फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ एपी को एपी ही मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि ए डेज बी, क्या है यहाँ पे ए डेज बी। अब यहाँ पे देखिए कि ए डेज बी की दूरी हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। किसकी दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, साफ तो दिख रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या है, इसका चिन्ह परिपाटी करते हैं। क्या करते हैं इसका, क्या है इसका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एपी लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एपी लिखा, दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एपी की दूरी क्या है, एपी की दूरी। फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पीसी, क्या है भाई, पीसी। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, पीसी। फिर यहाँ पे देखिए पीसी पीसी हो गया। अब यहाँ पे ए डेज पी है, क्या है यहाँ पे ए डेज पी, सबका बराबर लिख देते हैं, ए डेज पी। दूसरा क्या हमारा एपी है, क्या है एपी है। चार चीज को हमें निकलना है, चार चीज को क्या करना है, निकलना है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि एपी, एपी कहाँ पे है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। क्या यहाँ पे ध्रुव से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी नहीं माना था, ध्रुव से लेकर ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, वस्तु नहीं है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाते हैं। क्या हमने वस्तु को दर्पण के आगे रखा है कि दर्पण के पीछे रखा है। अगर वस्तु कोई भी चिन्ह परिपाटी अगर दर्पण के बाबू मेरे सामने रहता है तो चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। पी से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। लेकिन यह दर्पण के क्या है, बाएं तरफ है, यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो माइनस क्या रहेगा, यू रहेगा, माइनस क्या रहेगा, यू रहेगा। अब यहाँ पे देखो पीसी की दूरी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है। पीसी की दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या त्रिज्या नहीं हुआ, पी से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आपको मालूम होगा कि आर बराबर 2f होता है, आर बराबर क्या होते हैं, 2f होते हैं, आर बराबर क्या होते हैं, 2f होते हैं। क्योंकि आर बराबर 2f इसलिए लिखेंगे क्योंकि दर्पण सूत्र में तुम्हारा आर है ही नहीं। दर्पण सूत्र में क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u प्लस 1/f, सॉरी 1/f है, 1/v है ना। दर्पण सूत्र में क्या है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या इसमें आपको कहीं भी आर दिख रहा है, जब इसमें आर है नहीं तो हम आर को यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर बराबर 2f लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक फोकस दूरी है, यानी फोकस के 2 गुना होता है एक आर के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं भाई, निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पीसी बराबर 2f, पीसी बराबर क्या है 2f। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात है, गला सबका सुखता है। यहाँ पे देखिए पीसी यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये क्या है, दर्पण के दाएं तरफ है। ये क्या है, दर्पण के दाएं तरफ है। जब भी कोई वस्तु या फिर कोई भी चिन्ह परिपाटी दर्पण के दाएं तरफ रहता है तो वो क्या रहता है, धनात्मक रहता है। क्या रहता है, वो धनात्मक होता है। तो अगर मैं इस पीसी की लंबाई 2f लिखता हूँ तो क्या ये धनात्मक नहीं होगा, क्या ये धनात्मक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2f, क्या लिखता हूँ यहाँ पे 2f लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए डेज पी है, क्या है यहाँ पे ए डेज पी है। अब यहाँ पे देखो कि ए डेज पी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब नहीं बना था, क्या इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बना था। क्या हमने प्रतिबिंब को ए डेज बी नहीं माने थे, पी से लेकर ए डेज तक की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है मेरा भाई, भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं, भी होते हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं, भी होते हैं। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जब भी है, ये जो दर्पण के दाएं तरफ है तो क्या ये हमारा प्लस में नहीं होगा, बिल्कुल प्लस में होगा। चलिए फिर हम दूसरे चीज में आते हैं। यहाँ पे लिखा ए पी, तो यहाँ से ए से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग क्या वस्तु की दूरी नहीं बोलते हैं, ए से लेकर पी तक की दूरी को क्या वस्तु की दूरी नहीं बोलते हैं। लिख तो दिए हैं, कितना बार लिखेंगे। क्या मैं माइनस यू बैठा सकता हूँ, एपी की जगह में क्या मैं इसके माइनस यू बैठा सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको यहीं पर रख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग रखता हूँ। ये क्या हमारा चिन्ह परिपाटी है, इसमें अब मैं बैठाता हूँ। देखिए यहाँ पे एपी है, एपी बराबर क्या रखे थे मेरा भाई, माइनस का यू रखे थे। क्या रखे थे, माइनस का यू रखे थे। तो एपी बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का यू।
प्लस में पी सी बराबर क्या रखे थे, पी सी बराबर रखे थे मेरा भाई 2f, क्या रखे थे 2f रखे थे, 2f आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पी सी बराबर हमने क्या रखा था, पी सी बराबर माइनस में प्लस में 2f, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब ए डेज पी बराबर क्या रखे थे, प्लस का भी है, तो ए डेज पी प्लस माइनस क्या आएगा, ये तुम्हारा प्लस का भी आएगा, ठीक है, बराबर एपी का मान क्या माने थे, माइनस का यू माने थे, और ए डेज पी का मान क्या माने थे मेरा भाई, ए डेज पी का मान क्या माने थे, भी माने थे। ए डेज पी का मान क्या होता है, ए डेज पी का मान भी माने थे, तो यहाँ पे भी रख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि ए डेज पी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस का यू प्लस का 2f, यहाँ पे है मेरा भाई 2f, यहाँ पे है तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर आएगा माइनस का u और बट्टे में आएगा भी। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। यहाँ पे इसका दोनों तरफ गुना कर देते हैं, है ना, तीसरा क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। यहाँ पे हम गुना करते हैं कि 2f, पहले u से गुना कर देते हैं, u को जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2uf आएगा माइनस, यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जब आपस में गुना होता है मेरा भाई तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, u भी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे u भी हो जाएगा, प्लस का u भी। अब क्या करते हैं कि इसका तिरछा गुना करते हैं, v और माइनस u और 2f से क्या करते हैं, हम इसको गुना करते हैं, ठीक है। अब ये प्लस का भी है और माइनस का u है, प्लस का भी है और माइनस का u है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, u भी हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देते हैं, तो प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पे 2vf रहेगा, क्या रहेगा इसमें, 2vf रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसको 2uf प्लस में क्या करता हूँ uv, यहाँ पे देखिए मेरा ये माइनस में है तो बराबर के जब इसके इधर आएगा तो ये भी क्या आएगा, इसका प्लस में आएगा, ये भी क्या आएगा, इसमें प्लस में आएगा, तो 2vf इधर आ जाएगा। यहाँ पे 2uv है और यहाँ पे uv प्लस uv है, यहाँ पे एक uv है और यहाँ पे एक uv है, जब दोनों एक एक मिलेगा तो यहाँ पे क्या हम 2uv नहीं लिख सकते हैं, तो 2uf प्लस में 2uv और यहाँ पे बराबर में 2vf। बड़े ध्यान से करना है, अगर एक चीज मिस्टेक हो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखिए कि 2uf है, 2uv है और 2vf है, दोनों में तीनों में क्या आ रहा है, 2v आ रहा है, तो तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2uvf से भाग करने पर, दोनों तरफ 2uvf से क्या करने पर, भाग करने पर, इसको क्या कर देंगे, हमने भाग कर देंगे। यहाँ पे मेरा भाई यहाँ पे 2uf प्लस में 2uv बराबर में 2vf, ऐसा है। इसके बराबर में क्या लिख देंगे हम, 2uvf, इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 2uvf, इसके भी बट्टे में क्या लिख देंगे, 2uvf। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था कि 2uvf से तीनों को क्या करना है, भाग लगा देना है, भाग लगाने के बाद जो बचेगा वो दर्पण सूत्र में सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ था 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस बात क्या किया था कि यहाँ पे 2 को 2 से काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, u को u से काट देते हैं और v को v से काट देते हैं, बच गया क्या, f, बच गया क्या। अब क्या मेरा भाई कि इसको 2 को इस 2 के साथ काट देते हैं, इस v को इस v के साथ काट देते हैं, इस f को f के साथ काट देते हैं, है ना। क्या बच गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बट्टा, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1/v प्लस में है 1/f बराबर है 1/u, 1/u। सुनो भाई साहब, कहाँ पे मिस्टेक क्या रे, इतना मारेंगे तुम लोग को ना, छापा सब देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस नहीं लगाएगा तुम, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे क्या है, मिस्टेक यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए आप जब एक 2f को माइनस के u से गुना करें तो 2uf आएगा, क्या आएगा, 2uf आएगा, फिर माइनस में जब गुना करें तो u भी आएगा, यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा।
तब यहाँ पे काम क्या होगा कि ये वाला भी माइनस रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पे बात बनेगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली मिस्टेक हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें गुना करने पे मिस्टेक किया था, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बताया था कि अगर एक चिन्ह भी गलत हो जाता है तो बाद में जाकर फिर क्या होगा, ये सिद्ध नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1/f कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब बराबर 1/u, तो ये जो हमारा माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या ये प्लस में नहीं आएगा, क्या ये प्लस में नहीं आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो अब हमें ये बताइए, अब हमें ये बताइए आप कि क्या हमने इसी को सिद्ध करने के लिए सब किए थे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f, क्या इसको सिद्ध करने के लिए किए थे? क्या ये हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये हमारा सिद्ध नहीं हुआ? यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो ये हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सिद्ध हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। बस इतना तक है ना, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको ध्यान से देखना है, देखने के बाद कॉपी में उतारना है, उतारने के बाद इसको रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, फिर वीडियो को दोबारा देखना है। दोबारा देखने के लिए पैसा वैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर देखते रहिए। मिलते हैं इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, ये जो आपका त्रिज्या और फोकस के बीच का जो संबंध रहता है मेरा भाई, f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f, इसको सिद्ध करना बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।